हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ई नॉलेज में। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक, भारत में कृषि और फसलों के प्रकार और क्रांति। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में एक छोटे से टॉपिक में कवर करेंगे। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पूछे जाने वाले प्रश्न रेलवे में और यूपी टेट में और एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं यूपी ट्रिपल एस में, सब में आपको इसमें से संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में कृषि और फसलों के प्रकार और क्रांति। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो बात करते हैं भारत में कृषि की। तो भारत में जो कृषि है वो सबसे पहले जानते हैं भारत में कृषि किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो भारत में कृषि है उसको एक शाखा दी गई है, जैसे कि सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि कृषि का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सस्य विज्ञान के अंतर्गत कृषि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और पिछले 6 दशक के औद्योगिक विकास के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है वो कृषि ही है। ठीक है, इतना डेवलपमेंट सब कुछ हो गया है, फिर भी अभी भी कृषि को एक अर्थव्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। तो बात करते हैं हरित क्रांति की, इसका आया कहाँ से, मतलब इसकी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो नाम दिया गया है, इसका शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जो है भारत में गेहूं की जो पैदावार थी वो बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो मैक्सिको से बीज लाया जाता है गेहूं की उन्नत किस्मों की, और यहाँ पे उसको रिसर्च किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है उसका अनुसार। तो गेहूं की पैदावार जो है बढ़ाने के लिए उस पर नए नए रिसर्च होते रहते हैं। तो भारत में इनका नेतृत्व जो है एम.एस. स्वामीनाथन, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, इनके साथ किया जाता है। तो सन 1968 में गेहूं की पैदावार जो होती है वो 120 लाख टन से एकाएक बढ़ जाती है। बात को समझिएगा कि सन 1965 में गेहूं की पैदावार 120 लाख टन से भी एकाएक बढ़ जाती है। तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गॉड, उन्होंने इसका नाम हरित क्रांति दे दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने हरित क्रांति का नाम दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो इनका नाम आता है विलियम गॉड। ठीक है, और बात करते हैं पूरे विश्व में इसका श्रेय किसको जाता है, तो पूरे विश्व में इसका श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय इनको जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 से 1968 के बीच में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो कहाँ पड़ा था। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहले नंबर था, और दूसरे नंबर पे था पंजाब, तीसरे नंबर पे था हरियाणा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, मैक्सिको में। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो यही हरित क्रांति की बात थी। भारत में जो है इनका श्रेय किसको जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृषि राज्य का विषय है, इसका जो है संविधान में उल्लेख है। तो इसका 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 14 में इसका उल्लेख है कृषि में। बात करते हैं कृषि की, तो भारत के 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन, 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। चारागाह क्या होते हैं, जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, तो उसको हम चारागाह बोलते हैं। तो ये तो बात हुई संविधान में कृषि का विषय कहाँ पे है, मतलब ये राज्य सूची का विषय है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले मंत्रिमंडल हमारा 1947 में हुआ था, तो उसमें कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री थे। ठीक है, बात करते हैं विश्व में चावल उत्पादन में भारत का क्या नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो चीन आता है। ठीक है, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और विश्व में गेहूं उत्पादन में भी अब जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे है, और जो भारत है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का क्या स्थान है और चावल उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये हुई। अब राज्य, उसमें तो देश की बात हो गई, अब ये राज्य की बात करते हैं। तो देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नाम पहले स्थान पर आता है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नाम पहले स्थान पर आता है। और जबकि प्रति हेक्टेयर में अगर बात किया जाएगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, तो ये पंजाब का नाम आता है पहले स्थान पे। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पे, और बात किया जाएगा वैसे गेहूं के उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पे है। ठीक है, भी तो गेहूं की बात हो गई। चावल की बात करते हैं तो देश में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं अभी हाल में। तो ये हुई चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियां हैं। ठीक है, कि जो हमारे देश में कृषि की जाती है तो इसके विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, किस किस तरह से अध्ययन किया जाएगा, क्या क्या उत्पादन है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे है हमारा रेशम कीट पालन। ठीक है, तो रेशम जिससे कि जो है कपास, इसी सेरीकल्चर इसके जो शाखा है। ठीक है, तो रेशम का, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाए, विधियां हैं मतलब। ठीक है, और मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर की जो विधि है उसको अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। देखे होंगे मधुमक्खी के बड़े बड़े बॉक्स रखे जाते हैं, वहाँ पे चीनी का घोल वगैरह रखा जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन की जो विधि है वो एपी कल्चर है। मत्स्य पालन पीसी कल्चर, इसका नाम दिया गया है पीसी कल्चर का। इसके अंतर्गत मत्स्य पालन की अध्ययन की मतलब विधियां हैं ये। ठीक है, और जो फ्लोरिकल्चर विधि है वो किस चीज़ के लिए है? तो ये फूलों के उत्पादन के लिए। फ्लोरी नाम से पता चल रहा है, फ्लोरी मतलब फूलों के उत्पादन, तो इस पर याद भी आसानी हो जाएगा। अब बात करते हैं विटीकल्चर। तो ये किस चीज़ की विधि है? ये अंगूर की खेती की विधि है। ठीक है, विटीकल्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किस चीज़ की विधि है? केचुआ पालन की। केचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। तो इसकी विधि जो है वर्मी, क्योंकि ये मृदा की उर्वरक शक्ति को बहुत बढ़ाता है केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखते हैं क्या है? पोमो कल्चर। तो पोमो कल्चर में क्या होता है? ये फलों का उत्पादन की विधि है, पोमो कल्चर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जो ओलेरी कल्चर है, ये किस चीज़ की है? सब्जियों के उत्पादन की जो विधि है इसको नाम है ओलेरी कल्चर। ठीक है, और नेक्स्ट देते हैं बागवानी। बागवानी से की जो विधि है उसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये भारत में जो विभिन्न की कृषि की क्रांतियाँ थी उसके बारे में ही एक पूरी लिस्ट है। तो इसको हम जानते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग देखने को मिलते ही हैं कि ये हमारी एग्रीकल्चर की जो रिवोल्यूशन है उनसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या है। हरित क्रांति के बारे में अभी हमने पढ़ा कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन जी को जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या किससे संबंधित है? ये खाद्य उत्पादन संबंधी है। दोस्तों कृषि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि फसल उगाना वही सिर्फ कृषि है। ठीक है, कृषि जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे अंडा उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य दुग्ध उत्पादन, ठीक है, कुक्कुट पालन, ये सारी चीज़ें हमारी कृषि से ही आती हैं। ठीक है, ये कृषि का ही नाम है, ये एक तरह से कृषि में ही ये शामिल किया गया है, अलग से नहीं है ये चीज़ों को। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और श्वेत क्रांति दूसरे नंबर पे है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? ये है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन आप जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। ठीक है, और भारत में यूपी जो है वो पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे कौन है? अमेरिका है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सूत्रधार किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में शुरू हुआ था। ठीक है, 1970 में पहला चरण था, और 1978 से 85 में दूसरा चरण था, और 1985 से 1995 में तीसरा चरण था। इसका रिजल्ट क्या था? भारत जो है दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया था। ठीक है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कहाँ पे है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। कहाँ पे? करनाल में। और करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, तो आगे देखते हैं भूरी। इसके बाद आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, मछलियों का जो उत्पादन होता है उसको नीली क्रांति का नाम दिया गया। और नीला इसलिए क्योंकि वो अंतरिक्ष से देखने पर जल का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है,
और ऐसे भी जल का रंग नीला ही दिखता है, तो इसलिए नीली क्रांति समझने में आसानी है कि मत्स्य क्रांति, मत्स्य उत्पादन के जो लिए क्रांति है उसको नीली क्रांति का नाम दिया गया। बात करते हैं भूरी क्रांति, तो जो उर्वरक उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए इसका नाम दिया गया रजत क्रांति। ठीक है। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि रजत क्रांति क्या है। अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कुक्कुट फार्म खोले गए थे। कहाँ कहाँ पे खोले गए थे? बंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला। ठीक है। तो इसमें जो है इसको करवाने के बाद, ये फॉर्म खोलने के बाद जो है अंडा उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ गई थी। ठीक है। और अंडा उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन, सरसों और सोयाबीन, ये सब चीज़ें जो हैं ये पीली क्रांति के अंतर्गत आती हैं, जो तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण क्रांति। ये हमारे बायोडीजल उत्पादन के लिए है। ठीक है। बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, जो उसको कृष्ण क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन। ये किस चीज़ के को बढ़ावा देती है? ये टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेड रिवोल्यूशन नाम दिया गया लाल क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं गुलाबी क्रांति। ये किस चीज़ से है? झींगा मछली उत्पादन के लिए है ये। ठीक है। एक मछली होती है उसका नाम होता है झींगा, वो अलग तरह की मछली होती है, उसका नाम, उसको बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बादामी क्रांति। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। और मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ठीक है। मसालों का बगीचा भी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। फलों के उत्पादन से। अब अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? ये नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, जो इसको अमृत क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। अब गोल क्रांति तो कुछ कई बार एग्जाम में पूछा गया, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू से संबंधित है। और इसका अनुसंधान से, आलू का अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? शिमला में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ग्रामीण परिवेश में आलू की किस्में कौन कौन सी हैं? तो आलू की किस्में कौन कौन सी हैं? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना 1 तथा कुफरी चिपसोना 2, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह। तो ये सब जो है वो आलू की किस्में हैं। ठीक है। तो ये हमारे आलू की किस्में थी, और ये हमारी जो विभिन्न कृषि की जो क्रांतियाँ थी इसका हमने अध्ययन किया। इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, तो जिससे एग्ज़ाम में आसानी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भारत में जो हमारी फसलें हैं, जो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो रबी की फसलें हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है। ये रबी की फसल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सर्दियों के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। तो ये सब जितनी फसलें हैं इसकी, ये सब रबी की फसलें हैं। तो इसको हम इम्पोर्टेंट में समझ के याद कर लेंगे इसको भी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं खरीफ की फसलें। ठीक है। खरीफ की फसलें, इसको सीधा सीधा समझ लीजिए कि खरीफ नाम से ही पता चल रहा है, मतलब खराब मौसम में जो बोया जाएगा। तो खराब मौसम कौन सा होता है? बरसात का मौसम होता है। तो बरसात का मौसम कब बोया जा रहा है? ये देखिए जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर को तुअर के नाम से भी जाना जाता है, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन। ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। तो इसका ट्रिक है, खराब मौसम में जो बोएगी वो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, ये जायद की फसलें हैं। ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। दोस्तों इसका टाइम पीरियड जो होता है बहुत कम होता है, मतलब ये जल्दी ही बहुत सीमित समय में तैयार हो जाती है। ठीक है। ये जब हम गेहूँ की कटाई करने के बाद जो मई और जून में का महीना होता है तो उसी में बो करके इसकी, और लास्ट में धान का टाइम आते आते तक हम इसको कटाई वटाई हो जाती है। ठीक है। तो इसकी मुख्य फसलों के बारे में जान लेते हैं। मुख्य फसलें कौन सी हैं? राई, मक्का, ज्वार, जूट, मंगुआ, इसकी मुख्य फसलें हैं। ठीक है।
तो ये हमारी तीनों प्रकार की फसलें थी, रबी, खरीफ और जायद की। तो इसके बारे में हमने पढ़ा और कैसा लगा आपको इसके बारे में बताइएगा, जैसा भी हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए हमारी आने वाली वीडियो पे बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।